अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 में बायोलॉजी लास्ट चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट में से आज हम सेकंड टॉपिक ट्रांसपायरेशन स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन के ट्रांसपायरेशन क्या होता है। तो पानी का पौधों के पत्तों से इस तरह उड़ जाना, चले जाना, एवेपोरेशन के थ्रू वहाँ से लीव कर जाना, उसको कहते हैं कि ये ट्रांसपायरेशन है। ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू अवेपोरेशन। अब देखिए ट्रांसपायरेशन जो है हमने मुख्तलिफ जगह पे हम पौधों के ऊपर, पत्तों के ऊपर देखते हैं कि कई बार पानी होता है लेकिन कुछ ही देर बाद वो अवेपोरेट हो जाता है, वहाँ से चला जाता है, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसको कहते हैं कि ये ट्रांसपायरेशन का अमल हुआ, ये प्रोसेस है ट्रांसपायरेशन का। अब जो ट्रांसपायरेशन का अमल है वो अगर पत्तों के सरफेस से हो रहा है तो वो वहाँ पे जो पोर्स होते हैं जिनके थ्रू वाटर जो है वो प्लांट बॉडी में से बाहर आता है सरफेस के ऊपर और सरफेस से फिर एवेपोरेट हो जाता है, उनको कहते हैं कि वो पोर्स हैं स्टोमेटा। लीव्स के ऊपर वो पोर्स स्टोमेटा कहलाते हैं। और अगर वो स्टेम के ऊपर है, स्टेम से ट्रांसपायरेशन हो रही है, तो वहाँ पे लेंटिसेल्स या लेंटिकल्स उनको कहते हैं। वहाँ पे जो पोर्स मौजूद होते हैं जिनके थ्रू एवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन का अमल जो है वो होता है। ट्रांसपायरेशन पौधे की बॉडी से बाहर पानी आना और बाहर से फिर लॉस्ट हो जाना, लूज हो जाना, चले जाना, इसको कहते हैं कि ये ट्रांसपायरेशन इन दो चीज़ों के थ्रू होती है। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़्यादातर स्टोमेटा के थ्रू होती है, तो उसको नाम दिया जाता है कि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन का अमल जो है वो होता कैसे है। देखिए हमें पता है, हमने पढ़ा होगा पहले भी कि जाइलम जो है वो एक ऐसी वेजल है जो पौधे के अंदर पानी को ट्रांसपोर्ट कराती है। तो जो वाटर है वो जाइलम वेजल के थ्रू ट्रेवल करके आता है मेसोफिल सेल के पास, जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है, उसमें से मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स और उसको इस्तेमाल करके पौधे की फोटोसिंथेसिस की जाती है। और मेसोफिल सेल से फिर वो क्या करता है कि वो मूव आउट करके मेसोफिल सेल की जो सेल वाल होती है उसके ऊपर एक वाटर फिल्म बना लेता है, मतलब एक लेयर बना लेता है उसके ऊपर। और फिर वहाँ से वो एयर स्पेसिस, मतलब कि जो पौधे के पत्ते के अंदर उनके स्ट्रक्चर के अंदर एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं, वहाँ पे वो इकट्ठा हो जाता है और फिर वहाँ से स्टोमेटा की तरफ मूव करने लगता है और स्टोमेटा से एवेपोरेट हो जाता है। तो इस तरह जाइलम से मेसोफिल सेल वहाँ पे यूज़ होने के बाद जो बाकी बचा वो ऊपर सरफेस लेयर बना लेता है। उसके बाद वहाँ से एयर स्पेसिस में, एयर स्पेसिस से स्टोमेटा के थ्रू आउटसाइड जो है वो वहाँ से मूव कर जाता है और इस तरह ट्रांसपायरेशन का अमल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसी के अंदर यह है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि स्टोमेटा जो है उसके थ्रू पानी बाहर जाता है, लेकिन स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टोमेटा ओपन कब होते हैं या क्लोज कब होते हैं। क्योंकि सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर तो स्टोमेटा के बाहर जाता है तो स्टोमेटा ओपन होता है, तो सारा का सारा वाटर जो आता है वो बाहर फौरन ही मतलब वो बाहर ट्रांसपोर्ट होता जाए। इस तरह तो पौधे को पानी की कमी हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि ऐसा वक्त जहाँ पे पानी की ज़रूरत हो वहाँ पे स्टोमेटा क्लोज हो जाए और जहाँ पे ओवरफ्लो हो वहाँ पे स्टोमेटा ओपन हो, ताकि वो बाहर चला जाए। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस टाइम होती है और किसके थ्रू होती है। तो स्टोमेटा जो है वो दिन के टाइम ओपन रखते हैं जो प्लांट्स हैं, और रात के टाइम जो है मोस्टली स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो ये स्टोमेटा की जिम्मेदारी है, उसका फ़र्ज़ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो ट्रांसपायरेशन का अमल है वो कराए, क्योंकि ट्रांसपायरेशन का अमल ज़रूरी भी है। तो उसे कराना जो है वो स्टोमेटा का फ़र्ज़ है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये कराता किसके थ्रू है, तो दो गार्ड सेल होते हैं उसके पास, जिसके थ्रू ये स्टोमेटा जो है वो अपनी एक जो रेगुलेशन है वो ट्रांसपोर्ट या वो ट्रांसपायरेशन वो उनके थ्रू कराता है। देखिए इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हम किसी ऑफिस में जाएं तो दो गार्ड खड़े हों, तो वो हमसे पूछ के या उनको जब पता हो कि इस बंदे को अंदर जाने देना है तो वो जाने दें, अदरवाइज वो रोक लें। इसी तरह जब पानी को बाहर जाना होता है तो वो किसी थ्रू जो है वो गार्ड सेल हेल्प करते हैं स्टोमेटा को ओपन करने में और पानी बाहर चला जाता है। और जब पानी की ज़रूरत होती है तो गार्ड सेल क्लोज हो जाते हैं और पानी बाहर नहीं जाता और वो पानी को सेव कर लेते हैं। अब क्या होता है कि ये गार्ड सेल इस कोमा शेप के तरह के होते हैं, ये दो आपस में इस तरह अटैच होते हैं और ये एक ऐसी शक्ल जो है वो बनाते हैं इस तरह दो। तो इनर जो कॉनकेव होती है, इनर साइड जो कॉनकेव है जो इस तरह मुड़ी हुई है, वो थोड़ी सी थिकर होती है बाहर वाली कॉन्वेक्स साइड से, कि जब पानी बाहर मूव करने लगता है तो वो क्या करता है, वो इन गार्ड सेल में पानी भर जाता है। ये ऐसे होते हैं, जब पानी भरता है तो ये टर्जिड हो जाते हैं, टर्जिड जब होते हैं तो ये इस तरह खुल जाते हैं, स्टोमेटा इस तरह ओपन हो जाते हैं और गार्ड सेल के टर्जिड होने की वजह से, और पानी जो है वो ट्रांसपायर हो जाता है, बाहर की तरफ मूव कर जाता है। और जब पानी को बचाना ज़रूरत हो तो क्या होता है कि इनमें से पानी निकल जाता है और ये फ्लैसिड हो जाते हैं, इस तरह आपस में मिल जाते हैं, तो ये स्टोमेटा क्लोज हो जाता है और पानी जो है वो ट्रांसपायर
नहीं होता। इस तरह गार्ड सेल की हेल्प के थ्रू स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है और वाटर जो है वो ट्रांसपायर करता है और ट्रांसपायर से बचता है। आगे है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। द फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, के फैक्टर जो ट्रांसपायरेशन के रेट को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। तो इसमें नंबर 1 आपकी बुक में टेम्परेचर दिया गया है। देखें, टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा ट्रांसपायरेशन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? हमने ये पढ़ा है कि ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऐसे होती है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब देखिए, जब पानी पौधे के अंदर ज़्यादा है, बाई टेम्परेचर ज़्यादा है, उस टेम्परेचर ने जितना भी सरफेस के ऊपर वाटर था वेपोरेट करके उसको ड्राई कर दिया। तो अंदर वाटर ज़्यादा है, बाइड कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो इसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी और इस ट्रांसपायरेशन के थ्रू क्या होगा, नीचे से, और अब ज़मीन में पानी ज़्यादा है, पौधे में कम है, तो ज़मीन से पौधे में पानी आएगा और पौधे से आउटर सरफेस के ऊपर, और वो वहाँ से ट्रांसपायर और एवेपोरेट होता रहेगा। और इस तरह टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो ज़्यादा होगा। हाँ, लेकिन 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे जाके स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, फिर ट्रांसपायरेशन का अमल नहीं होता, फिर जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज रहते हैं। नेक्स्ट है एयर ह्यूमिडिटी। अब वो कहते हैं कि एयर जब ड्राई होगी तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेसोफिल सेल से ट्रांसपायरेशन का अमल होगा, पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायर होगा। और अगर एयर में ह्यूमिडिटी, एक नमी कुछ बरकरार रहेगी, कुछ ज़्यादा होगी, तो फिर ट्रांसपायरेशन का अमल कम हो जाएगा। इस तरह वो ये उसी तरह ऑस्मोसिस की एग्जांपल है कि अगर बाहर नमी होगी तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी एवेपोरेट नहीं कर रहा होगा, तो ट्रांसपायरेशन का अमल भी कम होगा। और अगर बाहर ड्राई एयर होगी तो पानी की बाहर भी ज़रूरत है, तो पानी जो है वो बाहर की तरफ ट्रांसपायर होता रहेगा। नेक्स्ट है एयर मूवमेंट। आपकी बुक में एयर मूवमेंट का भी ये बताया गया है कि जब हवा जो है वो तेज़ चलेगी तो वो एवेपोरेटिव जो वाटर है उसको पौधों के सरफेस से उड़ा के ले जाएगी। अब वो जब वहाँ से चली जाएगी, फिर वही अमल के अब बाहर फिर पानी की ज़रूरत है, तो क्या होगा कि ट्रांसपायरेशन का अमल इंक्रीज हो जाएगा। लीफ सरफेस एरिया। अब देखिए, सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर एक रूम की एग्जांपल लें कि उसके अंदर बहुत बड़ा रूम है तो ज़्यादा उसमें लोग बैठ सकते हैं, छोटा रूम है तो कम लोग। इसी तरह अगर लीफ की सरफेस बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर जो है वो बाहर की तरफ मूव करेंगे, ट्रांसपायरेशन का अमल ज़्यादा होगा। और अगर लीफ की सरफेस छोटी होगी, सरफेस एरिया जो उसका ऊपर वाला है वो कम होगा, तो ट्रांसपायरेशन का अमल भी कम होगा। तो जितनी ज़्यादा जगह होती है उतना ज़्यादा प्रोसेस जो है वो किया जा सकता है। तो ये लीफ की सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन का अमल नुकसानदा भी है और फ़ायदेमंद भी है कि ये नहीं भी होना चाहिए और होना भी चाहिए। अब नहीं क्यों होना चाहिए? देखिए, अगर ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी तो क्या होगा, पानी की कमी का एहसास होने लग जाएगा। जो सरफेस एरिया है उस पर भी, जो पानी की जो प्लांट की बॉडी है उसको भी क्या होगा कि पानी की कमी होने लग जाएगी। इससे ट्रांसपायरेशन अमल नुकसानदा भी साबित हो सकता है। अब इसीलिए इसको कहा गया कि ये एक नेसेसरी एवल है, कि मतलब नुकसानदा भी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो ज़रूरी क्या है कि ऐसा होता है कि देखिए, जब पानी ज़मीन से आया पौधों के अंदर मेसोफिल सेल में, तो काफ़ी जो साल्ट वगैरह उसके साथ न्यूट्रिएंट्स आए वो यूटिलाइज हो गए, इस्तेमाल हो गए, उनसे फोटोसिंथेसिस वगैरह के अमल में, रेस्पिरेशन के अमल में इस्तेमाल हो गए। अब और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो ट्रांसपायरेशन क्या कराता है? ट्रांसपायरेशन ट्रांसपायरेशनल पुल क्रिएट कराता है, मतलब नीचे से खींचता है। देखिए, जब ऊपर से ट्रांसपायर वाटर हो जाएगा, ऊपर उसका लेवल कम हो जाएगा, तो और ज़्यादा पानी नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ आएगा। तो इस तरह जो वाटर के होता है वो अपने साथ साल्ट्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन से पौधों के लिए लाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो डेथ हो सकती है प्लांट की, प्लांट जो है वो मुरझा जाते हैं उनको, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं पूरे मिलते। तो ट्रांसपायरेशन का अमल ज़रूरी भी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट और न्यूट्रिएंट्स, पानी भी और साल्ट और न्यूट्रिएंट्स अपने साथ लाएगा और पौधे को देगा। तो वो अमल ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है कि ऊपर से पानी ट्रांसपायर करता गया और फिर एवेपोरेट करता गया, ख़त्म होता गया नीचे से, उसकी वजह से और ज़्यादा पानी जो है वो ऊपर आता गया, उसके साथ साल्ट और दूसरे न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी उसके साथ साथ पौधे के बॉडी में एंटर करते जाएंगे। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो ट्रांसपायरेशन होती है वो पौधे की सरफेस को वेट रखती है, और उस वेट रखने की वजह से पौधे के अंदर गैसियस एक्सचेंज जो है वो बहुत ज़्यादा होती रहती है। तो ट्रांसपायरेशन का अमल ये भी, इसमें भी फ़ायदेमंद है। साथ एक और चीज़ कि जब ट्रांसपायरेशन होती है तो वो एवेपोरेटिंग कूलिंग का इफेक्ट जो है वो एक कूलिंग इफेक्ट
पौधे के जिस्म को दे जाता है। ये किस लिए ज़रूरी होता है? ये ज़्यादातर वार्मर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह ट्रांसपायरेशन जो है उसकी सिग्निफिकेंस भी है, लेकिन एक उसका नुकसान भी है, तो उससे भी बचना होता है इसको, पौधे को। तो पौधा अपने आप को बैलेंस करके रखता है। तो ये था ट्रांसपायरेशनल प्रोसेस कि जो ट्रांसपायरेशन होती है वो किस किस तरह से होती है, किन चीज़ों की मदद से होती है।